जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। फटाफट जो है कि स्टार्ट करते हैं क्लास को। लास्ट क्लास में देखें तो मैंने आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल से सारी चीजें बताई थी और साथ ही साथ लगभग उसमें कुछ प्रश्न, लगभग 30 के आसपास मैंने प्रश्न कराए थे जो बेसिकली आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आगे हम जो क्लास लेंगे उसमें थोड़ा सा कंटेंट लेंगे और फिर जो है कि आपका दूसरा जो इस प्रैक्टिस सेशन साथ ही साथ में रखेंगे जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रश्न होंगे। बट साथ ही साथ उसमें आप देखेंगे तो उसमें जैन धर्म के ज्यादा होंगे, बौद्ध धर्म के कम होंगे। साथ ही साथ आज का जो हम कंटेंट देखेंगे, आज का मतलब जो क्लास देखेंगे उससे रिलेटेड जो है कि आपके प्रश्न वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देर की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो है कि यहाँ पे टॉपिक है महाजनपद काल। अब ये वो समय काल है ना। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये वो समय काल है जहां पे मानव जाति को भूमि का महत्व पता चला, है ना। अब भूमि का महत्व पता चला क्यों? क्योंकि कृषि आ चुकी थी, कृषि बड़े पैमाने पे होने लगा था। तो कृषि करने के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए। और भूमि को अधिग्रहित करने के लिए, है ना, अपने अधिकार में लेने के लिए क्या चाहिए? आपके पास ताकत होनी चाहिए। जिसके पास ताकत होगी उसके पास क्या होगी? भूमि होगी। तो इसी क्रम में देखते हैं कि बहुत सारे जो है कि जो कबीला है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो निकल के आते हैं और अपने आप को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। और मजबूत बनाने के साथ साथ एक जो है कि कहिए कि साम्राज्य जैसी संरचना, अब जो है कि ये कबीलाई संरचना से निकल के साम्राज्य जैसी संरचना जो है कि अब धीरे धीरे राज्य जैसी, साम्राज्य तो नहीं बोल सकते, राज्य जैसी संरचना अब निकल के आती है। अब राजा की अवधारणा यहाँ पे क्या होती है? क्लियर होने लगती है। और इसी काल को कहते हैं क्या? महाजनपद काल। इसी काल को क्या बोलते हैं? महाजनपद काल। जब राजा का कॉन्सेप्ट आ जाता है, राजतंत्र आ जाता है, राज्य का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसी काल को बोलते हैं महाजनपद काल। और आपके पास ताकत के लिए क्या होना चाहिए? मसल पावर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास औजार और हथियार होने चाहिए। हथियार के लिए, हथियार बनाने के लिए क्या चाहिए? लोहा चाहिए और कोयला चाहिए। तो ये संसाधन जिसके पास होगा वो क्या होगा? बढ़ करके आगे आएगा और वही बड़ा साम्राज्य बनेगा। तो इस तरीके से महाजनपद काल में 16 महाजनपद निकल के आते हैं। कितने महाजनपद निकल के आते हैं? 16 महाजनपद आते हैं। तो पूछा जाता है कि महाजनपद काल के 16 महाजनपद काल जनपदों का उल्लेख कहां पे देखने को मिलता है? जैसे यहाँ पे लिखा है वह धर्मग्रंथ जिसमें महाजनपदों का विवरण मिलता है, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हालांकि जो आपके भगवती सूत्र है ना, यहाँ पे देखेंगे तो जैन धर्म में भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र में भी महाजनपद के राज्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वो कुछ का मिलता है, सबका नहीं मिलता है। 16 का नहीं मिलता है, 4-5 का मिलता है, सबका नहीं मिलता है। इसका मतलब कि दोनों जगह मिलता है, लेकिन स्पष्ट 16 का पूरा उल्लेख देखें तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों में गणतंत्र कौन थे? तो 2 गणतंत्र थे, वज्जी व मल्ल। वज्जी व मल्ल क्या थे? 2 गणतंत्र थे। राजतंत्रात्मक राज्यों का शासन होता था। राजा का उदय हो चुका था, राज्य बन चुका था। भगवान महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध दोनों ही संबंधित थे गण से। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी कहां पे थी? गिरिवज्र। सबसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले जो मगध राज्य बना था, मगध राज्य की पहली राजधानी कहां बनी थी? तो पहली राजधानी बनी थी गिरिवज्र में। कहां पे बनी थी? गिरिवज्र में। गंधार महाजनपद की राजधानी कहां पे थी? तक्षशिला, है ना, तक्षशिला। और तक्षशिला एक तरीके से कहिए कि ये आपका भारत का पहला विश्वविद्यालय था। तक्षशिला पहला विश्वविद्यालय। चाणक्य यहीं के क्या थे? आचार्य थे। और एक शासक था
मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो नाम कभी कभी मिस कर जाते हैं दिमाग से। बहुत अच्छा उसका नाम था वो, क्या बोलते हैं उसका, चंद्रगुप्त का जो है कि समकालीन था। जो अब आया था ना सिकंदर, सिकंदर आया था तो उसने उसका साथ दिया था। नाम थोड़ा चलिए याद आएगा तो मैं बता दूंगा। अब इस क्रम में देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से किया गया है, यहाँ पे देखेंगे अंग, अंग की राजधानी चंपा, मगध, मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगिरी, है ना। और यहीं पे देखेंगे तो तीन शासक आते हैं, कालाशोक, अजात शत्रु और बिंबसार, यहीं पे 3 शासक आते हैं। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, कोसल, कोसल की श्रावस्ती या अयोध्या, यहाँ का राजा कौन था, प्रसेनजित, प्रसेनजित था। ये पूछा जाता है, ये जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, ये बता रखा है, ये आपको प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। वज्जी, वज्जी का देखेंगे विदेह या मिथिला, मल, मल का जो है कि आपका कुशीनारा या पावा, चेदी, चेदी का सुप्तमती, चेदी का सुप्तमती, वत्स का कौशाम्बी, उदयन यहाँ का राजा था, है ना, वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र या कामपिंड, उसके बाद मत्स्य, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोतन या पाटलिपुत्र। अस्मक को याद रखिएगा, ये जो अस्मक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अस्मक दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद है। क्या है? दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा एकमात्र महाजनपद दक्षिणी भारत से था। तो अस्मक जो है कि एकमात्र महाजनपद था, कहां थे, दक्षिणी भारत का, जहां पे राजधानी थी पोट्टन या पोट्टिन, ठीक है। अवंती, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, गांधार तक तो है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और कर देते हैं। ठीक है, अवंती, अवंती का उज्जैन, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, है ना, कंबोज, लाजपुर या हाटक, ताजपुर या लाजपुर, क्या है, लाजपुर या हाटक। तो इस तरीके से ये 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में से सबसे सबसे जो ताकतवर निकला, सबसे ताकतवर वो निकला मगध। कौन सा निकला सबसे ज्यादा ताकतवर? मगध ताकतवर निकला। अब कारण क्या था मगध के ताकतवर निकलने का? तो मगध के ताकतवर निकलने का कारण ये था, सबसे पहला कारण, एक तो पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ तीन साइड से नदियों से घिरा हुआ था। तो नदियों से घिरा हुआ था तो उस पर अटैक करना पॉसिबल नहीं था, और नदियों से घिरा हुआ था तो संचार व्यवस्था बहुत अच्छी थी, है ना। साथ ही साथ ये वो क्षेत्र था जहां पे कोयला भी आसानी से उपलब्ध था और लोहा भी आसानी से उपलब्ध था। तो सारी चीजें इसके बहुत सपोर्ट में थी, और सपोर्ट में होने के कारण उस समय मगध जो है कि सबसे महान, सबसे बड़ा राज्य बन के निकलता है, ठीक है। पांचाल महाजनपद की राजधानी कामपिली, सूरसेन की मथुरा। 16 राज्यों में से एक राज्य अस्मक स्थित है दक्षिण की ओर गोदावरी नदी के किनारे, एकमात्र है, ये एकमात्र राज्य है, एक मात्र राज्य। कहां का है? साउथ इंडिया का है, दक्षिणी भारत का है। महाजनपद काल में नियमित रूप से लिया जाने वाला कर कौन सा था? लिया जाता था कर। हाँ, यहाँ पे कर जो है कि क्या हो गया था, नियमित रूप से हो गया था। नियमित रूप से कर देखे ना, तो नियमित रूप से कर तो हमको वैदिक काल से ही दिखता है, तो यहाँ पे तो दिखेगा ही दिखेगा नियमित रूप से। महाजनपद काल में जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना होता था पशुपालकों को। जो अनाज उपजाएगा वो अनाज देगा, ठीक है, जो कारीगरी करेगा वो पैसे देंगे या अनाज देंगे, और जो पशुपालक है वो कर के रूप में क्या देगा? पशुओं को देगा। महाजनपद काल में राजा का पद कैसा होता था? वंशानुगत या आनुवांशिक होता था। वंशानुगत, या यहाँ पे वंशानुगत भी लिख सकते हैं, वंशानुगत या आनुवांशिक होता था, ठीक है। अब इस क्रम में आगे देखते हैं। देखिए आज की क्लास में ना बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, प्रैक्टिस सेट है।
तो आज जो कंटेंट ये छोटा सा देखिए इससे रिलेटेड और पिछले कंटेंट वो पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद जो बचेगा उसको हम अलग क्लास में देखेंगे और उसके साथ अलग आपका एक प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो महाजनपद काल में हल के प्रयोग होने लगे थे। लोहे के फलक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लोहे के फलक यहाँ पे देखने को मिल जाता है महाजनपद काल में। बुद्ध काल में सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था? वैशाली। वैशाली के लिच्छवी सबसे क्या थे? महत्वपूर्ण थे। अब इसके बाद देखते हैं तो इसके बाद से हमें मगध का उत्कर्ष देखने को मिलता है ना। मगध का उत्कर्ष इसमें कितना है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ इसको देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। या तो मौर्य साम्राज्य अलग होगा तो इसको रखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं है, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य है तो ठीक, अलग तो है। क्या किया जाए, प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। मगध का उत्कर्ष 10 स्लाइड है तो इसको रहने देते हैं। 10 स्लाइड है ना, रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। प्रैक्टिस सेट देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये अब जो है कि कंटेंट के क्लास के बाद हम प्रैक्टिस सेट फटाफट देख लेंगे। इसमें भी लगभग आपके 55 टू 56 जो है कि यहाँ पे प्रश्न है ना। और इसमें कंटेंट क्या है तो बेसिकली आपका जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, साथ ही साथ महाजनपद काल के कुछ फैक्ट हैं। हो सकता है कुछ आगे के एक आध फैक्ट है, बट परेशान नहीं होने का, है ना, परेशान नहीं होने का। आगे का फैक्ट होगा तो अच्छा है, पता चलेगा आगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं कंटेंट से। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये बहुत बार पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है 2 बार, है ना। तो इस क्रम में देखते हैं तो ये जात्रिक कुल में, इसमें जात्रिक गोत्र में, इसमें हुआ है जात्रिक गोत्र में जो है कि इनका जन्म हुआ था। अब बताओ ऐसे ऐसे प्रश्न एसएससी खतरनाक। महावीर की जो है कि माता का नाम क्या था? यशोधरा। अनुज्या, अनुज्या तो इनकी जो है कि शायद बेटी का नाम था। देवकी नंद से कोई मतलब नहीं है। यशोदा, ये देखे ना, यशोदा, यशोदा, यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। त्रिशला इनकी माता का नाम था, त्रिशला इनकी माता का नाम था। ठीक है, आगे। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी श्रावण बेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमलय, पावापुरी, पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु कहां पे हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? यार मूल नाम का मतलब ये हो गया बचपन का नाम, तो बचपन का नाम यहाँ पे क्या था? वर्धमान था। और सिद्धार्थ जो है ना, सिद्धार्थ जो है कि नाम था महात्मा बुद्ध का। इनका नाम था महात्मा बुद्ध का। ठीक है,
गौतम भी महात्मा बुद्ध के लिए यूज किया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले नहीं थे, पहले तो आपके ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव का उल्लेख हमें मिलता है कहां पे? ऋग्वेद में भी मिलता है। 10वें नहीं थे, 18वें नहीं थे, 24वें थे। 24वें और अंतिम थे, 24वें और अंतिम थे। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। ठीक है, ये हुआ है कुंडलग्राम में। कहां पे? कुंडलग्राम। ये सारी चीजें बेसिक फैक्ट मैंने आपको बता रखा है। ये जितना भी बेसिक चीजें हैं सारा बेसिक चीज मैं आपको बता रखा हूं। ये क्या हो रखा है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो अब और क्लियर दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात गौतम बुद्ध और जैन धर्म में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब इनइक्वलिटी की बात किया जा रहा है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन अलग है, आत्मदमन अलग है। यहाँ पे जैसे आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को, है ना, मध्यम मार्ग को जो है कि लेके चलता है। मतलब कि ये हो गया कि अगर आप व्रत कर रहे हो या कोई नियम का पालन कर रहे हो तो पालन नहीं हो पा रहा है तो उसमें कुछ ढिलाई हो सकती है ना, ये मध्यम मार्ग हो गया। ठीक है, जैसे वो महात्मा बुद्ध देखते हैं कि वीणा के तार को जो है कि तेज बांधो, टाइट बांधो तो टूट जा रहा है, ढीला बांधो तो उससे संगीत नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इतना जो है कि आप इस हिसाब से उसे बांधिए कि ज्यादा टाइट ना हो कि टूटे नहीं, और ज्यादा लूज ना हो कि उससे संगीत भी निकल सके। तो ये मध्यम मार्ग को लेके आगे चलते हैं। जबकि जो जैन धर्म है, जैन धर्म अति को लेके चलता है। इसका कहना यह होता है कि अगर आप व्रत एक बार उठा लिए तो अपने आप को दमन कर दीजिए, अपने आप को समाप्त कर दीजिए, लेकिन व्रत टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आत्मदमन जो है कि ये एक विभिन्नता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, अंतर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, 14 पूर्वा यहाँ पे होना चाहिए, 14 पूर्व नहीं, 14 पूर्वा और उपपूर्व, 14 उपपूर्वा। ठीक है, तो इस क्रम में हम देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है 14 पूर्वा, 14 पूर्वा। आगे नेक्स्ट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे उपालिक, आनंद, स्थूलभद्र, मखली गोसाल। उपालिक, आनंद, स्थूलभद्र, मखली गोपाल। तो आजीवक संप्रदाय के बारे में अगर हम देखते हैं तो यह है मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। ठीक है, 2 बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, 2 बार तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, पूछा कई बार गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? पार्थियन का, हिंदू यूनानियों का और कुषाणों का। भागवत धर्म के विकास में और उसके उत्थान में बहुत ज्यादा जो है कि योगदान है हिंद यूनानियों का। कुषाण का नहीं। कुषाण में मेन जो है कि राजा कौन था? कनिष्क। बौद्ध धर्म के प्रति बहुत ज्यादा वो उदार था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य जमाली था। दामाद भी था और जमाली भी, जो है कि जमाली क्या था? इनकी जो है कि क्या कहते हैं, पुत्री का पति था, है ना, और साथ ही साथ प्रथम इनका शिष्य भी था। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट, त्रिरत्न में देखें, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जिस धर्म से महिमा है, यानी जी किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें और चैत्य व विहार के
में क्या अंतर है, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। अब देखिए चैत्य और बिहार को लास्ट क्लास में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, ठीक है, वहां पे मैं बहुत डिटेल में बताया था। तो बिहार पूजा स्थल है, ये गलत हो गया, ये यहीं पे गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया। बिहार पूजा स्थल नहीं है, बिहार निवास स्थल है। हर 3 शब्द मैंने बताए थे, चैत्य बताए थे, बिहार बताए थे और एक बताए थे स्तूप, ठीक है। चलो चैत्य पूजा स्थल है, तो चैत्य पूजा स्थल ये बिल्कुल सही है, सही जा रहा है, यहां तक स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थल होता है, यहां तक ये बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलो दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, ये गलत हो गया, बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग का संकलन संकल्पना अंग है, संकल्पना अंग है, यानी किसमें जो है कि अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, दीपवंश विषय वस्तु का, दीपवंश विषय वस्तु का, दिव्यावदान के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूक्त के विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, धर्म चक्र परिवर्तन सूक्त विषय वस्तु का। हालांकि ये न्यू प्रश्न है, ये यूपीएससी लेवल का है, पुराना है, बट अभी नया में मतलब छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो अणुव्रत आपके संबंधित है जैन धर्म से। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में, पावा में, बुद्ध की बात की जा रही है ना, हाँ ठीक है, गांधार में, उज्जैन में। तो ये देखेंगे तो आपको श्रावस्ती में, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। चलिए आगे, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद बौद्ध मत का है, जैन मत का है, सिख मत का है, वैष्णव मत का है, ये जैन मत का है। किससे है, जैन मत का। अनेकांतवाद जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, हालांकि नाम में कंफ्यूजन हो जाएगा, नाम में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक इस तरीके का जो है, महाविनिष्क्रमण हमने देखा था, महापरिनिर्वाण देखा था, इसका संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। लेकिन महामस्तकाभिषेक का संबंध किससे है, जैन धर्म से। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाता है, तो ये संबंधित है बाहुबली से। किससे संबंधित है, बाहुबली मूवी आई थी ना अभी, बाहुबली से संबंधित है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट तीर्थंकर है ऋषभ देव, ऋषभ देव के पुत्र थे बाहुबली, ऋषभ देव के कौन थे, पुत्र थे बाहुबली। और बाहुबली की प्रतिमा लगी है कर्नाटका के श्रावणबेलगोला में। कहां पे, कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में। और वहां पे प्रत्येक 12 वर्ष में एक जो है कि आयोजन किया जाता है, उसी आयोजन को बोलते हैं महामस्तकाभिषेक। चलिए आगे, जैनियों का विश्वास, ठीक है दिख रहा है, ओके। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है। यानी महावीर जो भगवान महावीर है उनसे संबंधित कौन सा सही है। वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के गलत, पहले नहीं है, 24वें है ना। वे 23वें तीर्थंकर, 23वें नहीं 24वें है, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है। हाँ, संस्थापक, वास्तविक संस्थापक है लेकिन संस्थापक नहीं है, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। हाँ बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं का विषय है, वह है आपका विनय पिटक। विनय मतलब कि क्या है, नियम कानून से रिलेटेड है ना। सूक्त पिटक, अभिधम पिटक, जातक। जातक में महात्मा बुद्ध के लगभग 400, 450, 500 के आसपास पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ये बिल्कुल सही है। आगे, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे।
गुरु कौन थे? एक तो सांख्य मुनि कपिल बताए थे, सांख्य के दर्शन के, है ना, ये बताए थे। साथ ही साथ जो एक है दूसरे हैं अलार कलाम। कौन है दूसरे? अलार कलाम। तो इसको याद रखिएगा, अलार कलाम, ये भी बहुत पूछा जाता है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है ना? स्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए थे। ये स्थान महासंघियों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र तीनों वे जो है कि आपके जगह है जहां पे बौद्ध संगति हुई थी। आखिरी देखेंगे तो आपके कुंडलवन में हुई थी। आखिरी कहां पे हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिता? अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? ठीक है, तो कुशीनारा में। कुशीनारा में मृत्यु हुई थी, वहीं पे अंतिम बार बिताए थे। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में। ठीक है, ये है आपका पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट, नैनार। नैनार विष्णु के नहीं है, बुद्ध के नहीं है, नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, शिव के भक्त है। कौन है? शिव के भक्त है। नैनार, नैनाग। चलो, धान्य कटक जो महासंघियों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? 26 नंबर, आंध्र प्रदेश में, गांधार में, कलिंग में, मगध में। ये अवस्थित था कहां पे? गांधार में। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए हमारा है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से आगे। 28, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, वह निम्नलिखित में से किस भाष्य के लेखक हैं? संघभूति। ये बहुत डीप प्रश्न है, खैर यूपीएससी का है 2024 का, ये कहां से मैंने डाल दिया है इसमें, इतना डीप प्रश्न। प्रज्ञा परमिता सूत्र का, विशु सिद्धि मग्ध से, स्वास्तिवाद विनय का, ललित विस्तार का। ये है आपके सर्वसितावाद,
सर्वासित विनय का। ठीक, नेक्स्ट। ये गलती से प्रश्न पढ़ गया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पे हुई थी? फारस में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, मैसेडोनिया में हुई थी, तक्षशिला में। अब ये थोड़ा सा आगे का प्रश्न है, बट कोई बात नहीं, परेशान नहीं होने का, आ जाएगा आगे। बेबीलोन में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे, सतलज नदी के तट पे, चेनाब नदी के तट पे। झेलम नदी के तट पे। कहां पे? झेलम नदी के तट पे। झेलम नदी के तट पे। नेक्स्ट, चलिए 30 नंबर प्रश्न। किस प्रकार का मृदभाण पॉटरी भारत के द्वितीय नगरीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? गेरू रंग के मृदभाण, चित्रित धूसर मृदभाण, उत्तरी काले पालिशदार पालिशकृत वर्तन, काले और लाल। यह है उत्तरी काले पालिशदार वर्तन मृदभाण। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामक कहा जाता था। ग्रामक कोई शब्द ही कहीं नहीं मिलता है। ज्येष्ठक, ग्रामपति, ये ग्रामपति मतलब ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। क्या है? अवंतिका। तक्षशिला, कन्यावुज और धान्यकटक। नंद वंश का संस्थापक कौन सा था? महापद्मनंद। अब ये थोड़ा सा जो है ना मगध साम्राज्य से रिलेटेड है, मौर्य से नहीं है, थोड़ा सा आगे का है, बट कोई बात नहीं। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। कानासोक, धनानंद, नगद। महापद्मनंद। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? अभी मैंने बताया, गिरिवज्र व राजगृह। गिरिवज्र व राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में चयन किया गया अजातशत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा या कनिष्क? कनिष्क का तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। कनिष्क कहां से आ गया यहाँ पे? है कुछ भी डाल देना है। उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। नेक्स्ट, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहां पे उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। अभी तो हमने देखा, इतना डिटेल में इसको देखा। अब इसमें क्या करना है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्मनंद संस्थापक था? नहीं था। सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि मगध का शासक था, लेकिन सिकंदर के समकालीन नहीं था। सिकंदर के बाद बना था राजा। सिकंदर जब चला गया था, सिकंदर को हरा करके, सिकंदर को वापस भेज करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों मिलकर अपना दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगा के सबसे पहले सिकंदर को वापस भेजते हैं, फिर धनानंद को हटाते हैं, और धनानंद को हटा करके फिर जो है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया जाता है, अखंड भारत का निर्माण किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि सिकंदर जब भारत पे आक्रमण किया था तो वहां का भारत में राजा कौन था? धनानंद। बी ऑप्शन। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी में, छठी सदी में, दूसरी सदी में और पहली सदी में? छठी सदी में हुआ था। कब हुआ था? छठी सदी में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। अब भारत में जो सफल हुआ था, देखिए कंप्लीट भारत में सफल तो नहीं हुआ था, लेकिन जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो उस समय हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं, और अखंड भारत की बात कर रहे हैं यानी कि पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी हमारा था, अफगानिस्तान वाला भी एक बड़ा क्षेत्र हमारा था, तो भारत में तो इंटर कर गया था ना।
ये तो झेलम नदी पार नहीं कर पाया, और झेलम नदी पार नहीं कर पाया तो इधर भारत के मेन लैंड में इंटर नहीं कर पाया, प्रवेश नहीं पाया। बट भारत में तो प्रवेश कर गया था ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आ गया था। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि सफलता का कारण क्या था, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई केंद्रीय बड़ी सत्ता नहीं थी, इसी बात पे तो विवाद हुआ था, इसी बात पे तो विवाद हुआ था। जो धनानंद और चाणक्य का जो विवाद हुआ था, इसी बात पे विवाद हुआ था कि चाणक्य चला जाता है धनानंद के दरबार में, वो जाता है तो वहां पे मस्त जो है कि जो नर्तकी होती है, वो नृत्यांगनाएं जो होती हैं वो डांस कर रही होती है, गीत संगीत में बिल्कुल झूम रहा होता है, सोमरस का पान कर रहा होता है। जा करके क्या हो गया, चाणक्य जो है कि क्रोधित हो गया, क्या कर रहे हो तुम, अय्यासी में डूबे हुए, सिकंदर आ गया, मारेगा तुमको पटक पटक के। बोलता है कि ऐसे कैसे मार देगा, हम सबसे बड़े ताकतवर हैं। चाणक्य ने बोला कि जितने छोटे छोटे राज्य हैं सबका संगठन बनाओ और सिकंदर का मुकाबला करो, मार के भगा दिया। तो कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, ये बात सत्य है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की, हाँ अच्छे प्रशिक्षित जो है कि सेना थी, ये भी ठीक है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी ठीक है। वह एक अच्छा प्रशासक था। देख लेते हैं, 3 तो सही लग रहा है, 3 सही लग रहा है तो प्रशासक भी ठीक, तभी तो सिकंदर महान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चल, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। कहां पे, अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में? कहां पे खुदवाई गई थी? तो कलिंग में एक नहर खुदवाई गई थी धनानंद के आदेश पर। सही है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम। अच्छा, यहीं पे एक और प्रश्न पूछा जाता है, यहीं पे एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहां पर एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था? तो डेरियस ने सर्वप्रथम जो है कि भारत में विदेशी आक्रमण किया था। विदेशी आक्रमण सबसे पहले करने वाला डेरियस, सिकंदर नहीं था। सिकंदर तो दूसरा था, सिकंदर इसके बाद आया था, ये सिकंदर से भी पहले आया। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? समकालीन थे अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजित। बिंदुसार तो नहीं है, अजातशत्रु पक्का है ना? अशोक नहीं दिया है ना? समकालीन थे, ठीक है। 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्रसेनजित भी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अजातशत्रु व प्रसेनजित, अशोक नहीं था, नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश का था। मौर्य वंश उसके बाद आता है, मौर्य वंश उसके बाद आता है। शुंग वंश जो है देखेंगे तो शुंग वंश आपका और दिक्कत करता है, बाद में आता है बहुत। कर्ण वंश और बाद में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी व मगध। मगध सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पे राज्य देखने को मिलता है। मगध सबसे ताकतवर। मैंने बताया, कारण भी बताया, जब मैंने आपको महाजनपद काल बताया तो वहां पे मैंने आपको कारण भी बताया कि किस कारण से मगध जो है कि सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य होके निकलता है। इस चीज को मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट, मगध के
मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ठीक है, तो ये है आपका अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता की हत्या की और इसके पिता ने इसकी हत्या की। अजातशत्रु 45 का बी। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सॉरी, माफ कीजिएगा, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य साम्राज्य नहीं था वैशाली का, नंद भी नहीं थे, गुप्त साम्राज्य भी बाद में आता है। ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी के वैशाली के लिच्छवी, याद रखिएगा, वैशाली के लिच्छवी। निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, यहाँ पे ये दे रखा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में और रुहेलखंड में। तो याद रखिए, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली से है। मीन और ऐसे ही राजस्थान में एक जाति होती है मीणा। तो ये किससे संबंधित है? ये किससे? जो मीण बहुत सारे आप राजस्थान में देखेंगे, बहुत सारे अधिकारी वगैरह, बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनके टाइटल में मीणा लगा होता है। मीणा है ना। तो मीणा जो है कि किससे संबंधित है? सीधे मत्स्य जनपद से संबंधित है, वहीं से निकल के आता है मीणा शब्द, राजस्थान से। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितास्ता नाम से जाना जाता था? तो झेलम को वितास्ता का युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच जो है कि हुआ था वितास्ता का युद्ध, वहां पे बहुत फेमस जो है कि है ना। चलो आगे। निम्नलिखित महाजनपदों में से गणसंघ अल्पतंत्र को पहचानिए। मगध, वज्जी क्या है? गणतंत्र, गणसंघ है। 50 का बी। ठीक है। लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था, जहां श्रेणी थे बौद्ध मठ, धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी, शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ, कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों का फलक। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या? शिल्प व व्यापारियों का केंद्र था वाराणसी जो है कि भारत का सबसे पुराना शहर है, सबसे पुराना शहर है। याद रखिएगा कि वाराणसी भारत का सबसे पुराना शहर है और माफ कीजिएगा, और हमारे शास्त्रों के अनुसार वाराणसी भारत का अंतिम शहर भी होगा। जैसे कल की मूवी आई है, तो कल की मूवी में ये चीज बहुत अच्छे से दर्शाया गया है कि पूरा भारत का क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, लेकिन वाराणसी एक अंतिम शहर बचा हुआ है। तो वही चीज दिखाया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो वाराणसी है वो शिव की नगरी है, सबसे प्राचीन है और सबसे लास्ट में तक इसका अस्तित्व बना रहेगा, इसका विनाश नहीं होगा, ऐसी मान्यता है। ठीक है, चलिए आगे। चलिए सीटेट वाला सारा सब चीजें ओके। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 20 राजतंत्र में, 16 महाजनपद और गणतंत्रों में। बिल्कुल बी सही है, 16 महाजनपद व गणतंत्रों में विभक्त था मौर्य साम्राज्य से पहले। और तभी तो सपना दिखाया कौन? तभी चंद्रगुप्त को सपना दिखाया चाणक्य। चाणक्य ने सपना दिखाया और अखंड भारत, अखंड भारत का निर्माण हुआ। तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? चाणक्य लेके आया। उसे मूर्त रूप कौन प्रदान किया?
मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि ये कार्यक्रम किया। अच्छा ये क्या हो गया, ये भी है क्या? चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे महावीर, बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु। अजातशत्रु पहले शासक के रूप में देखते हैं तो पहले शासक में प्रसेनजित का मगध से कोई लेना देना नहीं है, याद रखिए। महावीर स्वामी शासक नहीं थे, अजातशत्रु शासक था, प्रसेनजित जो है कि मगध से इसका कोई लेना देना नहीं है। दो ही लोगों का लेना देना है, बिंबिसार और अजातशत्रु का। तो बिंबिसार अजातशत्रु का क्या था? पिता था, और पिता था तो प्रथम शासक कौन सा हुआ? प्रथम शासक बिंबिसार हुआ। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जाता है, और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो प्रथम राजवंश जो है कि बृहद्रथ था। बृहद्रथ वंश जिससे संबंधित है जरासंध है ना। वो क्या बोलते हैं उनका, रामानंद सागर का कृष्ण लीला देखे होंगे, है ना, कृष्ण लीला। तो उसमें ये जरासंध का दिखाता है, वो ये आपका क्या बोलते हैं कि वो महाभारत वगैरह का टाइम पीरियड में दिखाता है कि जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध होता है। जरासंध को ये क्या था? जरासंध को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि उसको कितना भी चीरा जाए बीच से, वह फिर से जुट जाता था। राक्षसी उसमें प्रवृत्ति थी थोड़ी सी, तो मरता नहीं था। और मरता नहीं था तो मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध के लिए जो है कि भीम ने क्या किया, उसको ललकारा। और भीम और जरासंध के बीच क्या होता है? जबरदस्त मल्ल युद्ध होता है। और उस मल्ल युद्ध में जितने बार भीम ने क्या किया, जरासंध को दो भागों में पार्ट जो है कि चीर दिया, बिल्कुल पैर पकड़ के। तो जितने बार चीर देते थे हर बार जरासंध क्या हो जाता था? ठीक हो जाता था, जन्म ले लेता था, फिर से दोबारा जो है कि वैसे ही बलिष्ठ हो जाता था, फिर से युद्ध शुरू हो जाता था। इसमें क्रम में ये आता है अंततः भगवान कृष्ण इशारा करते हैं कि इसका जो है कि जब बीच से फाड़ो तो जो राइट वाला है वो लेफ्ट में फेंको, लेफ्ट वाला राइट में फेंको, तब ये दोबारा जो है कि क्या होगा, जुड़ेगा नहीं। और इस तरीके से इसे पराजित किया जाएगा, इसकी मृत्यु होगी, तब तुम जीतोगे। भीम इसी का अनुसरण करते हैं, है ना। चीरने के बाद जो राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट में फेंकते हैं, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट में फेंकते हैं, और फिर इस तरीके से जरासंध की मृत्यु हो जाती है। तो ये जरासंध जो है कि वंश से रिलेटेड है, और ये भारत का प्रथम राजवंश है। भारत का प्रथम राजवंश, ये पूछा जाता है भारत का प्रथम राजवंश कौन सा है? बृहद्रथ। भारत में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में राज्य प्रणाली का उदय हुआ? कावेरी घाटी में हुआ, नर्मदा घाटी में हुआ, ये सभी गंगा यमुना दोआब। अब इसमें देखेंगे ना, राजतंत्र की बात किया जा रहा है, राज प्रणाली यानी राजतंत्र की बात करेंगे, राजतंत्र की बात करेंगे। और राजा की उत्पत्ति कब होगी? राजतंत्र की उत्पत्ति कब होगी? राजा व राज्य से। और राजा और राज्य का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब भूमि अधिग्रहण होगा। और भूमि अधिग्रहण क्यों होगा? कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। और कृषि के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना, यहां पे नहीं दिख रहा है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जहां पे सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध होगा,
और उर्वरता क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा जो है कि अनाज का उत्पादन की संभावना होगी, वहीं पे पहली बार राज्य का निर्माण होगा। और वो क्षेत्र कौन सा है, गंगा यमुना का क्षेत्र, गंगा यमुना का दोआब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। हाँ, मजबूत किलेबंदी थी, क्यों किलेबंदी क्यों जरूरी है, फोर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है, ताकि दूसरे राज्य वाले या महाजनपद वाले हम पे अटैक ना कर दे। तो इस तरीके से क्या करते थे लोग, अपने आप को किलेबंद कर लेते थे, किला बना देते थे, चारों तरफ दीवार खड़ी कर देते थे। उससे पता चला कि 2-4 गेट लगा दिए, अगर आपको एंट्री करनी है तो वहां पे प्रॉपर जो है कि इंक्वायरी के साथ एंट्री करेंगे। जबकि कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां पे नेचुरल फोर्टिफिकेशन था, जहां पे क्या देखने को मिलता है आपका, नेचुरल फोर्टिफिकेशन, नेचुरल सिक्योरिटी, प्राकृतिक सुरक्षा आपको प्राप्त है। जैसे मगध है, मगध के बारे में मैंने बताया, 3 साइड से क्या है, नदियों से घिरा है, 3 साइड से आप उस पर अटैक ही नहीं कर सकते हो। बीच में पहाड़ी पे किला बना हुआ है, तो 3 साइड से आ नहीं सकते, घूम करके आओगे एक साइड से पहाड़ी है, चढ़ोगे कैसे, ऊपर बैठे हुए हैं हथियार लेके। तो जो ऊपर होता है युद्ध में उसे क्या होता है, फायदा होता है। तो इस प्रकार से मगध क्या होता है, फायदे में रह जाता है। ठीक है, किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि व शक्ति को प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। इनके आसपास लकड़ी, ईंट व पत्थरों के का उपलब्धता थी। तो यहाँ पे जो सबसे जो चीज है, जो सिक्योरिटी मेन है, बी, 55 का क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पढ़नी के अष्टाध्यायी में उल्लेख है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया कि जो महाजनपद है, महाजनपद में 3 मैंने स्रोत आपको बता दिए। एक तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तरनिका जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है, जैन धर्म का भगवती सूत्र जिसमें कुछ जो है कि जनपदों का उल्लेख है, और पढ़नी का अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में देखेंगे तो अष्टाध्यायी में भी कुछ राज्यों का, कुछ जो है कि महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें मगध है, अस्मक है, कंबोज है, चेरी है और वत्स है। इसमें से कौन सा है, ये सीटेट में इस तरह का प्रश्न पूछा गया, इतना खतरनाक लेवल का प्रश्न पूछा गया, ऐसे कैसे पूछ लेते हैं भाई। तो ए का पूछा है, बी का भी है और सी का भी है। ये डी और ई का उल्लेख वहां पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डी के अकॉर्डिंग सारी चीजें सही होंगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, प्रॉपर जो है कि आपका प्रैक्टिस सेशन देख लिया। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पूरा जो कंटेंट बचा है उसका एक क्लास होगा, उसके बाद फिर एक प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।